हेलो मेरे दोस्तों, मानव रचना एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज कंप्लीट करते हैं क्लास 10th के फिजिक्स का बुक का पूरा कंप्लीट रिवीजन। सबसे पहले है आपका फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जो कैंडिडेट इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा, इसको जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करें उतना ज़्यादा आप सबों के लिए याद करने में आसानी होगी। चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाश होती क्या है। आप सभी को पता है, यदि प्रकाश नहीं रहेगी तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, यानी प्रकाश रहेगी तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इस वजह से आप प्रकाश की ये परिभाषा बता सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी जिस कारक की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। प्रकाश क्या हो गया? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। फिर आता है क्या? प्रकाश के बाद प्रकाश स्रोत आता है। ठीक है, क्या आता है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है जहां से कोई चीज निकलता है। फॉर एग्जाम्पल में यदि आप देखें, जहां से जल निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? जल स्रोत। जहां से विद्युत निकलता है उसको विद्युत स्रोत। जहां से ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा स्रोत। सेम उसी तरह से जहां से प्रकाश निकलेगा वो क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे कि मान लिया जाए सन है, सन से क्या होती है? सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो सूर्य हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत हो जाएगा। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो वहां से क्या होता है? वहां से ही प्रकाश निकलती है, तो जलती हुई मोमबत्ती भी क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत। यानी वे सारी वस्तुएं हो जाएंगी जहां से कि प्रकाश निकलेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश जिस बिंदु से निकलता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत के बाद आता है क्या? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप क्या पढ़े, प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, यानी वैसा स्रोत जहां से कि कोई प्रकाश निकले, वो हमारा स्रोत क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। वह स्रोत हमारा क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु। और जहां से प्रकाश नहीं निकलेगा तो उसको हम क्या कह देंगे? अप्रदीप्त वस्तु। कहने का मतलब सन हमारा किस वस्तु में आ जाएगा? प्रदीप्त वस्तु में। जलता हुआ मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु में। जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त वस्तु में। अप्रदीप्त का नाम लेंगे तो आप चेयर देख लीजिए, चेयर से कोई प्रकाश निकलता है क्या? नहीं ना। यानी वो हमारा क्या आ जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु आ जाएगा। टेबल क्या आ जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु आ जाएगा। व्हाइट बोर्ड क्या आ जाएगा? ये भी अप्रदीप्त वस्तु आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, एक आता है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, क्या आता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? कहते हैं जब प्रकाश सूर्य से हमारे पृथ्वी पर आती है, प्रकाश जो है जब सन से कहाँ आती है? हमारे पृथ्वी पर आती है, तो वह क्या होता है? बहुत सारे गैस के कण, जो धूल के कण होते हैं, उनसे होकर गुजरती है। धूल का कण बहुत ही छोटा होता है, तो उसमें एनर्जी स्टोर करने की क्षमता भी क्या होती है? बहुत कम होती है। जिसके कारण यदि कोई प्रकाश है वह किसी कण पे पड़ता है तो वह कुछ एनर्जी को अपने में अवशोषित करके बाकी एनर्जी को क्या कर देती है? चारों दिशाओं में बिखेर देती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी प्रकाश की किरण जब किसी कण से होकर गुजरती है तो वह कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके बाकी ऊर्जा को वह चारों दिशाओं में विकृत कर देती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी का एग्जाम्पल है कि यदि किसी जगह पे सूरज की रोशनी नहीं भी पहुंच रही होती है, तब भी उस जगह पे उजाला होता है। इसका भी कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या? प्रकाश की किरणें। इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरण क्या कहते हैं? जब प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश जब एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है जिसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरणें कहेंगे या फिर किरण कहेंगे। अब जब इन्हीं किरणों का समूह बना दिया जाए, ठीक है, जब इन्हीं किरणों का समूह बना दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? किरण पुंज। जैसा कि नाम है, किरण यानी प्रकाश की किरण। पुंज का मतलब क्या होता है? गुच्छा होता है। क्या होता है पुंज का मतलब? गुच्छा। यानी जब बहुत सारी किरण एक साथ गमन करे तो उसको हम क्या कह देंगे? किरण पुंज कह देंगे। अब ये किरण पुंज जो है कितने टाइप्स की आएगी? ये 3 टाइप्स की आएगी। एक आएगा कौन सा? अभिसारी किरण पुंज। एक आ जाएगा अभिसारी किरण पुंज।
दूसरा आ जाएगा समांतर किरण पुंज, तीसरा आ जाएगा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अभिसारी किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज है। अपसारी का मतलब होता है क्या, किसी बिंदु स्रोत से। अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी का मतलब होता है क्या, अपसरित करना। अपसरित करना मतलब किसी बिंदु स्रोत से निकल के वो फैलता हुआ प्रतीत होगा। यदि मान लिया जाए कोई ये बिंदु है, यहां से प्रकाश की किरण निकल कर फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम क्या कह देंगे, अपसारी किरण पुंज। फिर आता है समांतर। समांतर में क्या कहेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर गमन करती है तो उसको हम क्या कह देंगे, समांतर किरण पुंज। और अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसरित होना। अभिसरित यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत हो, तो ऐसी किरण पुंज को हम क्या कह देंगे, अभिसारी किरण पुंज। यानी किरण पुंज कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, एक अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जो कि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो यानी समांतर हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, समांतर किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकल फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम क्या कह देंगे, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए उसके बाद आता है क्या, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। जैसा कि आप सबों को नाम से ही लग रहा है, पारदर्शी। पारदर्शी यानी पार का मतलब आर पार, दर्शी का मतलब देखना, यानी वैसा पदार्थ जिसके कि आर पार हम आसानी से देख सके, तो उस पदार्थ को हम क्या कर देंगे, पारदर्शी। और उस पदार्थ को हम तभी देख पाएंगे, मान लिया जाए हम किसी चीज के आर पार देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके आर पार लाइट आसानी से आ जा सकती है। यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर लाइट आसानी से गमन कर सके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। पारभासी, पार और भासी, पार का मतलब आर पार, भासी का मतलब आभास होना, यानी इस पार से उस पार हमको क्या होगा, आभास होगा, लेकिन क्लियरली दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रकाश की किरण होगी उसका सभी जो किरण है वो उसके आर पार नहीं होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, पारभासी। अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब पारदर्शी का एकदम उल्टा, यानी जिसके आर पार आसानी से देख सकते हैं वो पारदर्शी होता है, और जिसके आर पार हम नहीं देख सकेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, अगला टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या आता है, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से जाकर टकराती है, किसी परावर्तक सतह से जाकर टकराती है, तो वह टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कि मान लिया जाए ये हमारा कौन सा किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। ये सतह हमारा कौन सा सतह है, परावर्तक सतह है। ये आपतित किरण जब परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस किरण को हम क्या कह देते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। और यह जो बिंदु होता है, जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पे जो लंब डालेंगे तो ये लंब हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, आई। और ये वाला जो कोण बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, ये कौन सा कोण होता है, हमारा आर होता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कह देंगे, आपतन कोण कह देंगे। क्या कह देंगे इसको, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, परावर्तन कोण। अब इसके कुछ रूल हैं। रूल में क्या है, रूल को यदि आप फिगर के हिसाब से समझिएगा बहुत इजी है। क्या कहता है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये तो इसका फर्स्ट नियम है, किसका, प्रकाश के परावर्तन का। सेकंड क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। एक बार फिर से देख लीजिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, ये तो आ गया हमारा क्या, परावर्तन का नियम। अब इस परावर्तन के नियम में हम आपतित किरण किसे कहेंगे, यानी किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। यानी जो किरण आ रही है परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को
परावर्तित किरण कहेंगे, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम क्या कह देंगे, अभिलंब कह देंगे। उसके बाद क्या, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। यहां तक समझ गए। अब देखिए, अब आगे बताते हैं। इसमें कहता क्या है, एक चीज और आता है कि यदि मान लिया जाए कोई परावर्तक सतह है, ये हमारा मान लिया जाए क्या है, एक समतल दर्पण है, इस पर यदि हम क्या करें, किसी टॉर्च से लंबवत लाइट दे, किसी टॉर्च से हम क्या करते हैं, इस पे लंबवत लाइट दे, तो ये किस माध्यम से होके, यानी किस पथ पर परावर्तित होगी। तो हम क्या जानते हैं कि समतल दर्पण का जो सतह होता है वह कैसा होता है, प्लेन होता है, और जब ये 90 डिग्री पर इस पर आएगी तो ये क्या होगा, अपने पूर्व पथ पर ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, यानी जो आपतित किरण की दिशा होगी उसका विपरीत किसका दिशा होगा, परावर्तित किरण का दिशा होगा। और इसके लिए जो आपतन कोण आई होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और आर जो होगा इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। जबकि यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, कहता है क्या, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, मान लिया जाए किसी बिंदु स्रोत से क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर, मान लिया जाए ये हमारा क्या है, एक AB वस्तु है, इससे आने वाली किरण इस परावर्तक सतह से टकराई और इस तरह से ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित जब हो जाएगी तो ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे हम लंब खींचेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हमारा कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। लेकिन जब देखने वाला होगा उसको क्या दिखेगा कि ये लाइट कहीं इस पॉइंट से आ रही होगी, नहीं, इस पॉइंट से आ रही होगी। इसका कहने का मतलब ये इसको किसी इस पॉइंट पे दिखेगा, जो इसका ए पॉइंट होगा हेड, वो ए डैश यहाँ पे बन जाएगा, नहीं, लेकिन बी दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या देखते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। ये कैसे प्रतीत हो रही है, मिलती हुई, क्योंकि ये यहाँ पे वास्तव में मिल नहीं रही है, लेकिन लग रहा है क्या, ये किरण जो है कहां से निकल रही है, ए पॉइंट से निकल रही है। यानी जब कोई प्रतिबिंब का मतलब क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से या फिर परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। यहीं पे हम दो टर्म बोल रहे हैं, एक तो क्या बोल रहे हैं, मिलती है, और दूसरा क्या कह रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। जब मिलती है इसको हम क्या नाम दे देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कह देंगे। क्या कह देंगे इसको, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब प्रतीत होगी इसका मतलब है ये कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आभासी प्रतिबिंब, या फिर आभासी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्या, समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती है। कुछ विशेषता में हम क्या देखते हैं कि जब भी मान लिया जाए समतल दर्पण, इस पे जो प्रतिबिंब होगा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु जो खड़ा है इसका कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे उल्टा। नहीं, कहने का मतलब क्या है कि जब आप समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, वस्तु पर समतल दर्पण से जितना दूर होगी प्रतिबिंब भी क्या होता है, उतना ही दूर होता है। जैसे कि मान लिया जाए आप अपना फेस ही देखते हैं, समतल दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा के बारे में नहीं, जिसमें कि आप सुबह शाम अपना फेस देखते हैं, नहीं। चलिए देखिए, कहते हैं क्या, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम जितना नजदीक जाते हैं तो हमारा जो इमेज है वह भी क्या होता है, नजदीक आता है, और जितना हम दूर जाते हैं उतना ही इमेज भी क्या होता है, दूर जाता है। अच्छा, जो उसमें जो इमेज बनता है क्या वो वास्तविक होता है, क्या काल्पनिक होता है। ठीक है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो इसमें क्या कहता है कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, आप देखिएगा क्या, आपका जो जब आप अपना राइट हैंड उठाइएगा तो वहां पे लेफ्ट हैंड उठता है। ठीक है, जब आप लेफ्ट उठाइएगा तो वहां पे राइट उठता है। तो इसमें क्या कहता है कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है,
पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु जितना समतल दर्पण से दूर रहेगा प्रतिबिंब वस्तु से उतना ही दूर बनेगा। ये चीज तो हम देख लिए। अब देखते हैं क्या वक्र सतहों के द्वारा जो परावर्तन होता है वो किस टाइप से होता है। जैसे कि मान लिया जाए एक गोलीय दर्पण है, ये खोखला गोला है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसका कोई सेंटर होगा, इसका ये मान लेते हैं इसका क्या है सी है, इसके दो पार्ट को काटेंगे तो ये हमको दो स्ट्रक्चर निकल जाएंगे, एक ये वाला एक इस टाइप से। नहीं चलिए देखिए, जब ये वाला स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या करते हैं, एक बार बाहर से कलर कर देते हैं, एक बार इसको अंदर से कलर कर देते हैं। इसको जब बाहर से कलर करते हैं तो ये वाला जो एरिया है इसका सर्कल कुछ इस टाइप से होगा, तो इसका सेंटर कहीं इधर आएगा। जब हम ये वाला पार्ट देखते हैं तो इसका सेंटर क्या होगा, इस साइड आएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र। ये जो सी पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो टाइप के दर्पण बनेंगे, जिसका बाहर वाला सतह पेंट किया हुआ होगा वह कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। जबकि जो कि धंसा हुआ जो पार्ट उसका पेंट होगा तो उसको हम कौन सा दर्पण कह देंगे, उत्तल दर्पण कह देंगे। ठीक है, क्या कह देंगे इसको, उत्तल दर्पण। यानी जिसका उभरा हुआ सतह पेंट किया होगा वो अवतल दर्पण, जिसका धंसा हुआ सतह पेंट होगा वो उत्तल दर्पण। अब देखिए, अब हम इसके कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं। यही मान लिया जाए एक दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ध्रुव कहलाएगा। और ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वह क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो दूरी होगी वह क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी वह क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है यानी फोकस जो होता है वह क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसा कि अभी आप सब देखें कि ये हमारा क्या है, खोखला गोलीय दर्पण है, इसका जो केंद्र आता है ये हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके दो पार्ट को काटते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के दर्पण आते हैं। एक तो आ जाएगा कौन सा हमारा, ये वाला कहलाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा था, जिसका कि उभरा हुआ सतह कैसा था, पेंट किया हुआ। एक आता है कौन सा, जिसका कि धंसा हुआ सतह क्या हो, पेंट किया हुआ। तो ये हमारा क्या आएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, जो अवतल दर्पण है इसका सेंटर हमारा इस साइड में आएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वह क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुव। ये हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहला जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये क्या कहला जाएगी, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाएगी। उसके बाद क्या कहता है, ये यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहला जाएगी, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और अभी हम क्या देखें कि फोकस दूरी जो होती है क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसमें हम आपको बस थ्योरी बताते चल रहे हैं, इसका जो लैंग्वेज वाला टर्म है वो बताते चल रहे हैं, थ्योरी आपको अदर क्लास में करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सरफेस है ये कुछ इस टाइप से कर्व है, यानी यहाँ पे यदि हम सर्कल बनाए तो इसका सेंटर कहीं इस साइड में आएगा। तो ये इसका क्या कहला जाएगा, वक्रता केंद्र कहला जाएगा। और इस दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा सेम उसी तरह से प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब क्या कहता है कि यहाँ पे ये जो दूरी होगी कौन सा, ध्रुव को हम P से सूचित करेंगे, केंद्र को C से, और इसको मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होगी। तो फोकस दूरी इसके लिए भी क्या आ जाएगा, F बराबर R/2, यानी जो वक्रता त्रिज्या होगा उसका आधा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। फिर कहता है क्या, अब एक आता है इसमें F बराबर R/2 प्रूफ करने के लिए, वो हम थ्योरी के लिए आप सबको अलग से वीडियो बना देंगे। एक आता है क्या, इसी में दर्पण सूत्र आता है। ठीक है, उसके लिए उससे पहले हम आप सबको ये बताए थे कि प्रकाश के लिए जो है किस तरह से हम उसका डिस्टेंस ले करके उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये चीज को हम फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये हमारा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, तो इसका जो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है वह इस साइड में आएगा।
मान लेते हैं ये इसका क्या है, वक्ता केंद्र है, तो इसके बीच में कहीं भी इसका फोकस होगा नहीं। अब हम करते क्या है, वक्ता केंद्र पे वस्तु रखते हैं, और जब हम वक्ता केंद्र पे वस्तु रखेंगे, यहां से जो लाइट जाएगी ये अपना प्रतिबिंब कहां बनाएगी, फोकस दूरी पर, यानी वक्ता केंद्र से जो लाइट जाएगी उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। उसके बाद क्या करते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो ये इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, ए डैश और बी डैश बन जाएगा। अब हम करते क्या है, जैसे इस तरह से फिगर में है, सेम उसी तरह से एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम बनाने का मतलब, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका वक्ता केंद्र हो जाएगा, ये इसका फोकस हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस जगह पे एक पॉइंट है जो कि क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ये ए बी वस्तु है, ये आ गया हमारा ए डैश बी डैश, ये ए सी हो गया, ये हमारा ए डैश सी हो गया। अब करते क्या है, यहां से आप एक जो रस्सी होता है उसको बांध के आप कहां पे, इसके सेंटर से जोड़ दीजिए। अब आप क्या देखिएगा कि जब हम वस्तु को पीछे खींचेंगे तो प्रतिबिंब कहां जाएगा, आगे जाएगा। कहने का मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आएगी, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब हमारा कहां बन जाएगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। सेम उसी तरह से जब इसको और थोड़ा सा इधर खींच के अनंत पे ले जाएंगे तो ये प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे जाएगी, तो कहां पहुंचेगी, फोकस पे। यानी जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं, तो ये वाला जो है, ये वाला कहां आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। यानी जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच आएगी तो प्रतिबिंब कहां, पीछे आ जाएगा ना। पीछे आएगा तो किस जगह पे आ जाएगा, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। और जब वस्तु फोकस पे जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा। ये तो याद हो गया होगा कि जो वस्तु वक्ता केंद्र पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्ता केंद्र पे। वस्तु को हम पीछे ले जाएंगे तो प्रतिबिंब कहां, आगे जाएगी। यानी जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में आएगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। फिर जब वस्तु को हम अनंत पे ले जाएंगे यहां से बढ़ा के, तो अनंत पे जाने के बाद जो यह वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहां आ जाएगा, इसके फोकस पे आ जाएगा। सेम अब उसके विपरीत करते हैं, अब वस्तु को आगे लेके आते हैं तो प्रतिबिंब कहां आ जाएगा, पीछे। यानी जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच होगी तो इसका प्रतिबिंब कहां, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जब वस्तु को हम फोकस पे ले जाएंगे तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, अनंत पे। एक कंडीशन बचता है क्या, कि जब वस्तु जो है वह किस जगह पे बने, मान लिया जाए ये हमारा वक्ता केंद्र है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा ध्रुव है। एक ये कंडीशन बचता है कि वस्तु क्या हो, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच हो। जब वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच होगा तो एक किरण जो है हम क्या करते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के पैरेलल भेजते हैं, तो ये कहां से होके गुजरेगी, इसके मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। एक इसके प्रधान अक्ष पे भेजते हैं तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। परावर्तन के नियम का पालन करते हुए तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है, इसको क्या लगेगा कि कहीं इस पॉइंट से हमें क्या मिल रही है, प्रकाश आती भी प्रतीत हो रही है। तो ये वाला जो प्रतिबिंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लिया जाए ये हमारा ए और बी वस्तु है। जब ए बी वस्तु कहां पे हो, फोकस और ध्रुव के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो हम क्या देखते हैं कि यानी ये जो ए बी वस्तु है ये कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे में क्या ये वास्तव में मिल रही है क्या, नहीं ना। जब वास्तव में नहीं मिल रही है इसका मतलब है वहां से निकलते हुए प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है, ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस वजह से हम इसको कौन सा प्रतिबिंब कर रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कर रहे हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। उसके बाद एक और कंडीशन बचता है, जब वस्तु कहां पे हो, ध्रुव पे नहीं। जब वस्तु ध्रुव पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। ये चीज याद हो गया, एक बार देख लीजिए। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्ता केंद्र है। जब वस्तु वक्ता केंद्र पे होगी तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पे। जब वस्तु को हम कहा वक्ता केंद्र और फोकस के बीच ले आएंगे, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच ले आएंगे तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु को अनंत पे ले आएंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे। अब वस्तु को हम आगे लेके चलते हैं, जब वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब कहां आ जाएगा, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु को फोकस पे लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब कहां आ जाएगा, अनंत पर।
जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच ले जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर क्या आता है, जब हम इसके ध्रुव पे कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उसी जगह पे बनता है। ये याद करना मेरे ख्याल से शायद आसान हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, दर्पण सूत्र के बारे में। देखिए अवतल दर्पण में एक चीज आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको काम देगा कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है। दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनने का मतलब, जैसे कि अभी आप क्या देखें कि फोकस और ध्रुव के बीच जो है क्या जब वस्तु रहता है इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा बनता है। लेकिन बाद बाकी जो है ये सारे जो बनेंगे कौन से, फोकस से लेकर के यहाँ अनंत तक के पोजीशन पे जब कोई भी वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। केवल अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है। यदि अब यही फिगर आप इसमें देखते हैं, किसमें, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का कौन सा पार्ट कलर किया हुआ रहता है, धसा हुआ पार्ट पेंट किया हुआ रहता है, इसका सेंटर तो इधर होगा ना। लेकिन हम लाइट इसमें देंगे किधर से, जिधर की सतह क्या हो, प्लेन हो, यानी जिधर का सतह परावर्तक हो। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इस पे लाइट देंगे तो ये लाइट क्या करेगा, सतह इस तरह से दिए इसको ऊपर परावर्तित कर देगा, ये कहीं इसके फोकस से होके गुजरेगा। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये एक किरण को हम क्या करते हैं यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसके वक्ता केंद्र से होके गुजरेगा। ठीक है, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा आर हो गया। यहां से यदि एक वस्तु रख दे तो इसका जो प्रतिबिंब है ये कहीं कहां पे बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। और ये कैसा बनेगा, ये यहाँ पे मिलेगा तो नहीं लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं। यहां तक समझ गए। एक आता है क्या, दर्पण सूत्र, इसको आप याद कर लीजिएगा, इस पे आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसान होगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/f 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आ जाएगा। माइनस नहीं, इसमें प्लस होता है, माइनस वाला आपको लेंस में आ जाएगा। ठीक है, दर्पण सूत्र में क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक आता है क्या, आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना। ठीक है, या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। आवर्धन का मतलब होता है मल्टीपल, या तो आप उसको बड़ा कर लीजिए या फिर छोटा कर लीजिए। इसको हम कैसे मापेंगे, कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, आवर्धन कह देते हैं। यानी प्रतिबिंब का साइज यदि बड़ा होगा तो इसका मतलब है आवर्धन का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम होगी तो ये किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। यदि आवर्धन का मान +1 है, आवर्धन या आवर्धन को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, m से, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u। ठीक है, आवर्धन का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आवर्धन m इज इक्वल टू -v/u। यदि इसका वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि आवर्धन में जो है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या है, सेम है। और ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन पे होता है, जब वस्तु कहां पे हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।